नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कृषि कानूनों को बनाए रखने पर सरकार का जवाब, किसान संगठनों ने भी रखी अपनी बात। देवी सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बुरे फंसे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, एफआईआर दर्ज। रायबरेली में सीएम योगी पर आप नेता सोमनाथ भारती का विवादित बयान, समर्थन में आए अरविंद केजरीवाल। बिहार में बीजेपी नेता का बड़ा दावा, संक्रांति के बाद आरजेडी में होगी टूट, राजद का पलटवार, खरमास में ही कर देंगे खेल। घरेलू राजनीति में घिरे इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, कहा 370 की बहाली तक भारत से नहीं होगी कोई बात। रुक करते हैं पहली खबर का। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लंबे समय से डेरा जमाए हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कृषि कानूनों को रद्द करने पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाने तक कृषि कानूनों के लागू होने पर स्टे लगाने पर विचार करने को कहा है। दूसरी ओर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन करने वाले किसानों के आंदोलन की जगह को बदलने का फैसला देने का भी संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस मामले में कल भी सुनवाई होगी, जिसमें कमेटी की रूपरेखा तय की जा सकती है। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या अब ऐसा लग रहा है कि कोई निष्कर्ष किसान आंदोलन को लेकर निकल पाएगा? बिल्कुल, जैसे सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई से संकेत मिले हैं, सरकार ने भी अपनी बात कही है, अटॉर्नी जनरल ने बोला है, और वहाँ पर जो बातें हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सुनवाई के दौरान चर्चा हुई है, उसमें दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी दलील दी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस बात के लिए संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं ये आंदोलन अब खत्म किया जाना जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाने की बात कही, और पहले भी सरकार पैनल बनाने की बात कर रही थी, जिसका किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया था। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद किसान संगठन अब कौन सा रुख अपनाएंगे। सरकार ने भी अपनी बात कही कि कानून वापस नहीं लिया जा सकता है, और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया कि इस कानून पर के इम्प्लीमेंटेशन पर हम स्टे लगा सकते हैं, कानून को रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा नहीं करेगी और विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन कोई ना कोई समाधान तो निकलना चाहिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कुछ बातें कही, चिंता जाहिर की, और प्रदर्शनकारियों से भी कही बातें कि प्रदर्शन को रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये क्योंकि किसी के अधिकार का मामला होता है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, विरोध करना और शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मुद्दे का विरोध करना हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का अधिकार होता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन हम प्रदर्शन की जगह को बदलने पर विचार करेंगे, उस पर फैसला दिया जा सकता है। जैसा पिछले मामले में भी हुआ था, जब विरोध प्रदर्शन कई मुद्दों पर हुए, सरकार के विरोध में, सीए के खिलाफ भी आंदोलन हुए। तो ऐसी स्थिति में ये तो लगभग तय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अब अगर पैनल के हवाले किया जाएगा इस मुद्दे को, जो इस पर रिपोर्ट देगी, और ऐसी स्थिति में अब किसान संगठनों को भी मजबूर होना पड़ेगा कि वो दिल्ली की सीमा पर जो अड़े हैं वहां से जगह खाली करें और अपने अपने घरों में जाएं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बनर्जी ने देवी सीता को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी सांसद के बयान पर कहा कि वे हमारी परंपरा, रामायण और महाभारत का अपमान कर रहे हैं। इसका जवाब उन्हें 2021 में होने वाले चुनाव में मिलेगा। राजीव जी, ये किस तरह की राजनीति है कि अब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं टीएमसी के नेता? ये टीएमसी की रणनीति थी, लेकिन उनकी रणनीति विफल हो गई।
ये सोच रहे थे कि किसी तरह से ये मामला इतना तूल न पकड़े और भारतीय जनता पार्टी इसे पिक न करे। हालांकि टीएमसी ये जो सारा काम कर रही है और इस तरह की टिप्पणियां कर रही है, उसके पीछे उसकी रणनीति है मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण का। मुसलमानों को खुश करने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है, क्योंकि अभी जो कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के सियासत में ओवैसी की एंट्री हुई, ओवैसी के साथ साथ जो एक गठबंधन नया बना, उसमें कांग्रेस और वामपंथी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने वाली है। अब ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि मुस्लिम वोट जिसके ऊपर उनकी नज़र थी और मुस्लिम वोट जो सीए के खिलाफ इनके आंदोलन से उनके पक्ष में आ रहे थे, वो मुसलमान अब बंटने लगे हैं। पहले ही कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के पास बटेंगे, उसके बाद ओवैसी जिस तरह से बिहार में चमत्कारिक काम किए और पूरे देश में अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी मुसलमान उनको वोट देंगे और युवा मुसलमानों के बीच ओवैसी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ रही है। अब वो चाहते हैं कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें हिंदुओं का जो विरोध झेलना पड़ेगा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये स्थितियाँ अब धीरे धीरे हो रही है। पहले भी पूरे हिंदुस्तान में अगर अलग अलग जगहों में देखेंगे, जो राज्यों में चुनाव हुए और फिर जो आम चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, तो उस समय भी हर राज्य में जो क्षेत्रीय दल है जिनका मुसलमानों के प्रति झुकाव रहा है, जो मुस्लिम वोट लेते रहे हैं, वो बार बार ऐसे मामले उठाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करती है। लेकिन उनको ये भूल जाते हैं ऐसी स्थिति में कि जब सबसे पहले वो मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तभी एंटी मुस्लिम या फिर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है। तो ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में हो रही है और कल्याण बनर्जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो ममता बनर्जी के एक तरह से कह दें कि कब्र में आखिरी कील की तरह होगा और वो टीएमसी के लिए बर्बादी की तरफ ले जाने का इशारा हो गया है। ये चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रायबरेली में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने खुलेआम सीएम योगी के लिए बदजुबानी की, जिसके बाद उनकी इस हरकत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर उल्टा योगी सरकार पर ही निशाना साधा है। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा, योगी जी, हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फिकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब हैं क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया से पूछ लीजिए। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं इस वीडियो पर। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। नहीं जाएगा। इधर आप साला तेरे की अरे सुनो योगी कुछ नहीं कर रहा है। योगी की टहल जाए साला। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है। योगी को बोल दो, योगी को बोल दो। तो राजीव जी, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, खुलेआम आप नेता जो हैं बदजुबानी कर रहे हैं सीएम योगी के लिए। आखिर क्यों इन्होंने इस तरह की बदजुबानी की है? क्या पूरा मामला है? देखिए, ये पूरी स्थिति को समझने के लिए कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, जब अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं और उसके लिए आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि सोमनाथ भारती उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में। अब हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक आधार है, उनके समर्थक हैं और योगी के भी समर्थक हैं। तो ऐसी स्थिति में
कोई नेता इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि उस क्षेत्र में जाए और मुख्यमंत्री के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां करे और वो इसके लिए तैयार न हो कि उसका विरोध नहीं होगा। तो ये तो सोमनाथ भारती भी जानते थे, अरविंद केजरीवाल भी जानते थे, और जानबूझकर ऐसा किया गया कि उस क्षेत्र में जाकर अगर सीएम योगी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो विवाद पैदा होगा। और वही हुआ, स्याही फेंकी गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को वैसे ही मौका मिल गया जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय में मिलता था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय में भी अरविंद केजरीवाल कई बार थप्पड़ खा चुके हैं, इनके ऊपर स्याही फेंकी गई है, लेकिन वही दांव वो उत्तर प्रदेश में अपनाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। अभी तक की स्थिति अगर देखा जाए तो वहां पर इन्होंने चुनाव की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2022 आते आते उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इनको कैंडिडेट भी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन इनको करना है ऐसा काम कि जिससे कि विवाद पैदा हो और मीडिया अटेंशन इनको मिले, और वही करने के लिए सोमनाथ भारती गए थे, क्योंकि सोमनाथ भारती का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले भी 2 मुकदमे इनके ऊपर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उसी विवादित व्यक्ति को वहां भेजा गया और ऐसी बात कहलवाई गई जिससे कि स्याही फेंकी जाए, मारपीट हो। ये तो कम हुआ, इससे भी ज़्यादा हो सकता था अगर आप कहीं भी किसी मुख्यमंत्री के लिए उनके राज्य में जाकर और जो लोगों के बीच इतने पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो पिटाई भी हो सकती है, स्याही फेंकी गई है। और ये विवाद करना अरविंद केजरीवाल चाहते थे और वही हो रहा है अभी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में जहां एक ओर राजद ने जदयू के विधायकों को तोड़ने की बात कही, तो दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने नया दावा किया है। भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव को कहा है कि मकर संक्रांति के बाद वे अपनी पार्टी को बचा सके तो बचा लें, वरना उनकी पार्टी में टूट होना तय है। इस पर आरजेडी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा है, हमारी चुनौती है भाजपा को। बिहार में अगर सरकार को बचा सके तो बचा लें, भाजपा ज्यादा छटपट करेगी तो खरमास में ही आरजेडी खेल कर देगी और भाजपा को तहस नहस कर देगी। राजीव जी, दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे को चुनौती दी गई है, भाजपा की तरफ से बड़ा दावा किया गया, कितनी सच्चाई है भाजपा के इस दावे में? भारतीय जनता पार्टी का ये दावा नहीं है, बल्कि बिहार की ये सच्चाई है अभी की। अगर अभी बिहार की राजनीति को देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही इसका दौर शुरू हो गया था। राष्ट्रीय जनता दल तो पिछली बार ही खत्म हो गई होती, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी तरह राजद के साथ गठबंधन जो पिछले विधानसभा चुनाव में किया था वो उन्हें बचा लिया। लेकिन इस बार स्थितियां बदली और अब जब नीतीश कुमार की पार्टी जो एनडीए की छोटी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ऐसे स्थिति में जो विपक्षी गठबंधन है यानी महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस तो ऐसे ही शांत बैठी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल को लगता है ऐसा कि वो किसी तरह से फिर से नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले आएंगे और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। इसी छटपटाहट में पिछले दिनों राजद की तरफ से ये बयान आया था कि जदयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। श्याम रजक जो पहले जदयू में थे फिर राजद में गए, इन लोगों ने बयान दिया था। लेकिन वहाँ जो सियासी खेल चल रहा है उसमें ये तो तय है कि राजद और कांग्रेस दोनों के कई विधायक जदयू और भाजपा के संपर्क में हैं। पिछले दिनों तो कांग्रेस के ही एक पूर्व विधायक ने कहा था कि उनकी पार्टी के जो 11 विधायक हैं वो एनडीए की तरफ जा सकते हैं। एनडीए की तरफ जाने का मतलब या तो भाजपा या जदयू की तरफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में राजद और कांग्रेस दोनों के विधायक हैं। और मकर संक्रांति की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि मकर संक्रांति के बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है। नीतीश कुमार कुछ और मंत्री बनाएंगे और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि राजद और कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं, कई विधायक पार्टी छोड़ने के लिए जो तैयार बैठे हैं, वो जदयू और भाजपा में आ सकते हैं। और इसलिए भूपेंद्र यादव ने ये बात कही है क्योंकि महागठबंधन वहाँ पर अब धीरे धीरे खत्म होगी और जिस तरह से वहाँ पर जदयू भाजपा की सरकार को गिराने की कोशिश में ये लोग लगे हैं, वो अपनी ही पार्टी के बर्बादी के कारण बनेंगे। और ये स्थितियाँ मकर संक्रांति तक आ सकती है। जो भूपेंद्र यादव ने कहा है वो वहाँ के सियासी समीकरण को देखते हुए ही कहा है।
अपने ही देश में गिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कश्मीर पर रोना बंद नहीं हो रहा है। खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। इमरान खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे की बहाली तक भारत के साथ किसी भी तरह की बातचीत की संभावना नहीं है। भारत ने पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A खत्म कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद से लगातार इमरान खान भारत के खिलाफ जहर उगलने की से बाज नहीं आ रहे हैं। खान की इन्हीं हरकतों का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है और अब फिर एक बार उनका ये बयान सामने आया है। राजीव जी, आखिर क्यों बार बार भारत की तरफ से ये कहे जाने के बाद कि कश्मीर का मुद्दा भारत का आंतरिक मुद्दा है, उसके बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसमें दखल अंदाजी करने से बाज नहीं आ रहे? देखिए, इमरान खान की स्थिति अब 2 कौड़ी की रह गई है। वहाँ पर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से विपक्षी एकता वहाँ पर है और विपक्षी पार्टियों ने बार बार उनके ऊपर दबाव बनाया इस्तीफा देने का। पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर हो गई है और पिछले दिनों जो आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने का ढोंग पाकिस्तान ने किया, उसका भी मकसद यही था कि आगे फरवरी में FATF की बैठक होने वाली है और भारत ने पूरा जोर लगा दिया है। इससे पहले जो भारत ने कुछ देशों के साथ मीटिंग की थी, उसमें भी पाकिस्तान का मामला उठा था। लेकिन अभी जो इमरान खान ने बात कही है कश्मीर को लेके कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा वहाँ पर फिर से बहाल नहीं होता, तब तक भारत से कोई बात नहीं करेंगे। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, क्योंकि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो भारत पहले ही कह चुका है। भारत के तरफ से बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जब कश्मीर में आतंकवाद भेजना वो बंद करेगा या फिर भारत के खिलाफ वो साजिश करना बंद करेगा। अगर इमरान खान पहले से समझ चुके हैं कि भारत कोई बातचीत तो करेगी नहीं, भारत की तरफ से कोई बातचीत होना नहीं है, तो हम पहले ही बोल दें बड़बोलों की तरह कि हम बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। अरे पाकिस्तान से भारत सरकार बातचीत तब करेगी जबकि वो आतंकवाद पर कोई कठोर एक्शन लेगा। लेकिन इमरान खान को अब अपने आंतरिक स्थिति को देखते हुए वहाँ पर दिखाना है कि हम कश्मीर का मुद्दा छोड़े नहीं हैं, क्योंकि UN से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वहाँ पर पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को उठा नहीं पा रही। पाकिस्तान बार बार ये कोशिश करता है पहले की तरह, लेकिन अभी जो भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस के हाथों से सत्ता गई और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ही है और कूटनीति है कि अरब देश भी अब भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब भारत के साथ खड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अब एक चीन, तुर्की जैसे देश बचे हैं जो उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे स्थिति में इमरान खान के पास कुछ बातें बोलने के अलावा करने के लिए कुछ है नहीं। और जहां तक आतंकवाद की बात है, तो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि कश्मीर में जब से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, तब से आतंकवाद पर 60% कंट्रोल हुआ है। पहले के अपेक्षा अब 60% के करीब मामले कम हो गए हैं। तो इस स्थिति में इमरान खान के पास कोई और चारा है नहीं बोलने के अलावा, और वो ऐसे ही बोलता ही रहेगा। जी राजीव जी, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।